जय हिंद दोस्तों, हम यूपी लेखपाल के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे थे, जो कि 25 से 35 हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि दे रखा है 13, 15, 12, 21, 10, 14 और 12 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 36वें नंबर का क्वेश्चन है। तो मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इन जो संख्याएं हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ी संख्या के में लिखेंगे। जैसे सबसे छोटी यहाँ पे संख्या है 10, फिर उससे बड़ी है 12, फिर उससे बड़ी है 12, मतलब 12 दो बार है, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और हम फिर 21। देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये विषम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो विषम है। तो हम इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं कि 7 + 1/2 मतलब फोर्थ जो टर्म आएगा वो हमारा मध्य का होगा। तो फोर्थ यहाँ पर है 1 2 3 4, ये जो है ये चौथे नंबर का वो है। तो हमारी जो मध्यिका हो जाएगी वो आ जाएगी 13। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। आधार मतलब ये जो बेस है BC वो 18 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 18 है, ये भी 18 होगा और ये भी 18 होगा। तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप हो जाएगा हमारा 18 + 18 + 18, तीनों भुजाओं का जोड़। तो ये हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अगला 38वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन पे, सरलीकरण पे 18 + 15 भाग 3 गुणा 9 इसकी मान बताना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे भाग को, डिवाइड को। फिर 3 का 15 में डिवाइड दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 18 + 3 का 15 में डिवाइड दोगे 5 गुणा 9 ये। फिर इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 45। 18 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 63 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें इसका 13 आंसर था हमारा, इसका 54 था और इसमें 63। ठीक है, तो साथियों हमारा 39वें नंबर का क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। इसको मैं दो मेथड से बता सकता हूँ। पहला जो मेथड होगा वो ये है, जो थोड़ा सा बड़ा है, कि हमारा जो माध्य का सूत्र होता है वो होता है माध्य = सभी संख्याओं का जोड़ और अपॉन में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा कुल संख्याएं। तो हमारा जो माध्य है वो 30 दे रखा है और संख्याएं हमारी 15 हैं। तो यहाँ से जो संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, संख्याओं का जोड़ वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से संख्याओं का जोड़ आएगा हमारा 30 × 45 15 450। ठीक है, अब इसमें हर संख्या में टोटल 15 संख्याएं, हर संख्या में 3 जोड़ा जाएगा। तो नई जो संख्याएं का जोड़ बन जाएगा, नई संख्याओं का जोड़ वो हो जाएगा हमारा 450 +
15 इंटू 3, तो हो जाएगा 450 प्लस 45 जो कि होता है 495। ठीक है, 495। अब नया माध्य निकालना है, नया माध्य हो जाएगा 450, उसको सॉरी 495 और उसको हम कुल संख्या 15 उससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 33। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। इससे तुम लोग इससे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है। इसका जो दूसरा मेथड है जिससे हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं उसको मैं बताता हूँ। आप सभी लोगों को इसी मेथड से क्वेश्चन करने हैं। ये होता है नया माध्य बराबर जो माध्य दे रखा है माध्य प्लस माइनस संख्या जितनी जोड़ी या घटाई जाए वो। तो यहाँ पे जो नया माध्य हमें निकालना, माध्य पहले वाला माध्य था हमारा 30 और उसमें हमें जोड़ना है कितनी संख्या जोड़ी गई है 3। हर एक संख्या में 3 नंबर जोड़ा गया है तो ये हो जाएगा 33। ये बड़ा ही सिंपल है, इससे सब लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 हो जाता है। तो दोस्तों अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करें, ध्यान से समझें। 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है वो है 2240। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे इसको निकाला जाता है इसका योग ये समझते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से इसमें भाग देंगे 1120, फिर 2 से भाग देंगे 560 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 280 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 140 बार, फिर 2 से भाग 70 बार, फिर 2 से भाग 35 बार, ये फिर 5 से 7 बार और 7 से 1 बार। तो यहाँ से हमारा जो बन के आएगा, देखो 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 6 गुणा 5 गुणा 7, 7 और इसकी पावर 1 1 है। ये हमारा हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगर हमें इनका गुणनखंडों का योग चाहिए, गुणनखंडों का योग, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। इसके लिए जो तरीका है वो है कि हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6, इन सभी का जितनी पावर होती हैं 0 से लेकर वहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और फिर 7 में 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, ये बड़े ध्यान से सॉल्व करना है आपको। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसको बोलते हैं, वो आता है 1। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2, ये 4 8, ये वाला 16, ये वाला 32, 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, यहाँ पर अगले वाले में 5 की पावर 1 1 और 5 की पावर 1 5, दूसरे वाले में यहाँ 1 और यहाँ 7। ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। ये इन सभी को जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 16 जोड़ेंगे 31, 31 31 और 32, ये हो जाएगा 63 63 और उसमें 64 को जोड़ेंगे तो ये पूरा नंबर हो जाएगा 127। ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे 8। फिर इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 762। फिर उसका मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, ये टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 96096। ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड के बाद उसको अभाज्य गुणनखंड करनी है, फिर उसको इस तरीके के फॉर्म में लिखना है 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1,
फिर गुणनखंडों का योग जो करते हैं उसका तरीका पता कर लेना है, याद कर लेना है कि इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले जितने भी उस पर पावर होगी वो 0 से स्टार्ट करके उसको जोड़ते जोड़ते उस पावर तक ले जाएंगे सभी को, फिर उन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6096। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बड़ा सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से जो लंबाई दे रखी है वो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई दे रखी है वो 11 सेंटीमीटर। इन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 41वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों 42वें नंबर का क्वेश्चन है, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दे दिया गया है। ये वर्ग है 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21 और 22 से 24। ये उनकी संचयी बारंबारता दे रखी है 3, 8, 15, 25 और 33। निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। तो मैंने आपका समय बचाने के लिए ये बना लिया है। 10 से 12 वर्ग है, उसकी संचयी बारंबारता 3 है। 13 से 15 की 8, 16 से 18 वाले वर्ग की 15, 19 से 21 वाले वर्ग की 25 और 22 से 24 वाले वर्ग की 33। आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन मैंने समझाने के लिए इस तरीके का वर्ग बना लिया है। ठीक है, तो अगर हम बारंबारता लिखेंगे तो पहला जो यहाँ होता है वैसा ही यहाँ लिख देंगे, मतलब जो पहले की संचयी बारंबारता और बारंबारता बराबर होगी। फिर आगे इसमें से 8 में से 3 को घटाएंगे तो अगली जो बारंबारता आएगी वो आएगी 5। फिर 15 में से 8 घटाएंगे तो अगली जो बारंबारता आएगी वो आएगी 7। 15 में से 8 गए 7। फिर 25 में से 15 को घटाएंगे तो अगली जो बारंबारता आएगी वो आएगी 10। और 33 में से 25 को घटाएंगे तो अगली जो बारंबारता आएगी वो आएगी 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये वाला है 19 से लेके 21 वाला जो ग्रुप है इसकी जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। कितनी है? 10। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो भी, मतलब वर्ग बताना था किस वर्ग की ज़्यादा है। तो यहाँ से 19 से 21 वाला जो वर्ग है, 19 से 21 वाला, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला वर्ग जो 19 से 21 वाला वर्ग है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा आंसर 19 से 21 वाला वर्ग। तो दोस्तों अगले जो 43 से लेकर 47 तक के क्वेश्चन हैं वो DI के दे रखे हैं। मैं आपको इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत आए, कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको एक ही बार में समझा दूंगा। नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से लेकर 1999 तक का एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में लिखी हुई है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमें 43वें नंबर का, वो है, आपको इसको DI को बड़े ध्यान से देख लेना है कि 1991 से लेके 92 तक की जो कमाई है वो 2640 मिलियन रुपए है। इस तरीके से ये दे रखा है ये वाला ग्राफ। तो हम क्वेश्चन समझते हैं। 1996 से 1997 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो 43वें नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें इन सभी साल की क्या निकालनी है, और एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, सभी को जोड़ो। तो यहाँ पे हमें 2640 प्लस 3720 प्लस 2520 3360
3120 प्लस आगे 4320 प्लस 5040 और 3120, इन सभी को जोड़ देना है और भाग देना है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 से। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसको जोड़ के जल्दी से जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों इसको जोड़ के जो आएगा वो हमारा आएगा 27,840। ठीक है, फिर हम इसको 8 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा 8 का 7, 8 थी 24, यहाँ से बचा 3, फिर 8 तो 38 हो गया। तो 8 चौक 32, तो 38 में से 32 उठाएंगे 6 बचा, फिर 64 हो जाएगा। तो 8 का 8 में देंगे 64 और एक पीछे 0। हमारा जो यहाँ से औसत आएगा वो आएगा 3480। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हमें 1996 से 97 को देखना है। 1996 से 97 में 4320 है। 1996 से लेके 97 में 4320 और औसत हमारा जो है वो है 3480। ये इससे कितना ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जो 1996 और 97 में जो इनकम हुई है वो औसत आय से का कितना प्रतिशत है। तो हम इसका ऊपर लिखेंगे 4320 अपॉन 3480 और ये प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 में इसका भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 29 बार और 3 से इसमें भाग देंगे तो ये अगर 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। तो यहाँ से हमारा जो बन के तैयार हुआ वो हुआ 36/29 इंटू 100। तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। इसमें अगर भाग देंगे हम तो 29 एकम 29, यहाँ से बचे 7 0, तो यहाँ पे फिर जाएगा ये 2 बार 58, बचे 12 120। तो अब जाएगा ये 4 बार 116, 29 चौक 116, फिर पॉइंट लगाएंगे 4 बचे वहाँ से 0 है तो ये आएगा 124.1, जो कि लगभग अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो 125% है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो ऑप्शन हम लगा देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं 44वें नंबर का। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत आय से कम और जिनकी आय औसत आय से अधिक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें हमारा जो औसत आया था तो औसत हमारा है औसत 3480। तो वो कंपनी हमें देखनी है जिनकी औसत आय 3480 से ज़्यादा है। सबसे पहले कम वाली देखनी है, उसके बाद ज़्यादा वाली देखनी है। तो अगर हम पहले देखें तो ये कम है 3480 से, तो हम कम वाली गिनते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो कम वाली जो हुई वो हैं 5, तो ज़्यादा वाली 3 हो जाएंगी, 1 2 और 3, और ज़्यादा वाली हैं 3। तो इनका अनुपात ले लेंगे हम तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5:3, 5:3। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 45वें नंबर का। 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुना थी। तो हम सबसे पहले इस 45वें क्वेश्चन में इनको लिख लेते हैं। 1997-98 और यहाँ पर 1994-95। तो अगर 1994-95 हम आय लिखें तो वो हो जाएगी, आय लिखेंगे 3360। आप क्वेश्चन वीडियो पीछे करके इसको देख सकते हैं। और 1997-98 में जो हमारी आय है इस कंपनी की वो है 5040। तो हमें ये देखना है कि इसकी ये कितने गुना है, इसकी ये कितने गुना है। तो गुने में क्या करते हैं, बस ऊपर 5040 लिखो और अपॉन में 3360। ठीक है, इसका
0 से 0 कट गया, 9 से इसको कट करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 छिंग 54, ये हो जाएगा। 9 से इसको कट करेंगे, 9 30 27, सॉरी दोस्तों, ये 9 से नहीं जाएगा, यहाँ 5, इसको दोबारा से करते हैं, 5040 था और यह 3360 था, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको हम 3 से कट करेंगे, 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ 2 बचे, 3 छिंग 18 और यहाँ 2 बचे, 3 अट्ठे 24। फिर अगर हम इसको 3 से करेंगे तो ये जाएगा 1 1 2 बार, ठीक है। अब इसको हम 2 से फिर से कट करते हैं तो ये आएगा 84 बार, और इसको 2 से कट करेंगे तो ये जाएगा 56 बार, ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल सा हो गया, 84/56। हम इसको डायरेक्ट 14 से कट कर देंगे, 14 को ये 6 बार जाएगा और ये 14 से 4 बार जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, जिसका मतलब होता है 1.5, मतलब ये इसका 1.5 गुना है या फिर 1.5 गुना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं 46वें नंबर का। इसमें बोला है कि 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि थी। तो हम सबसे पहले 1993-94 में कंपनी का वो लिख लेंगे, या आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। 93-94 में जो आय थी वो थी 2520, जबकि 1997-98 में जो आय है वो है 5040। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 0, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ से 50 में से 25 गए तो ये 25 बचेंगे, मतलब 2520। तो जितना था उतने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृद्धि मतलब 2520 अपॉन 2520 गुणा 100। तो यहाँ से ये पूरी तरह इसको कैंसिल आउट कर देगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100%। इसका मतलब कि 1993-94 से 1997-98 में 100% की वृद्धि हुई है, मतलब जितनी आय थी उतना ही बढ़ गई है, मतलब उतनी ही वृद्धि हुई है। अगला हमारा 47वें नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि 1994-95 से 1995-96 में तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी। तो हम सबसे पहले 1994-95 को लिखेंगे और यहाँ पर 1995-96 को लिखेंगे। तो हमारी जो 1994-95 में आय है वो है 3360, जबकि 1995-96 में जो हमारी आय है वो है 3120। ये सभी वैल्यू आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो गिरावट आई है वो आप इसको चेक करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 042, मतलब 240 मिलियन की गिरावट आई है, ठीक है। तो हमें यही गिरावट को दर्शाना है, तो 240 अब कितने रुपए पे गिरावट आई है, 3360 गुणा 100% निकालना है, तो गुणा 100 से करना होगा। 0 से 0 कट कर देंगे, 2 से इसको कट करेंगे ये 12 बार जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे ये 1 6 और यहाँ 8, इतने बार जाएगा 168 बार। फिर हम इसको डायरेक्ट 12 से भी 12 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो हमारा आंसर आएगा 100/14। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 14 75 14 6 84 14 7 98, 14 7 98 पॉइंट लगाएंगे, 2 बचा, फिर 14 दूनी 14 एकम 14। तो यहाँ से लगभग इसको अगर हम आंसर के माध्यम से देखें तो लगभग 7% की गिरावट आई है। तो हमारा जिसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है।
दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो 48वें नंबर का है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का के डैश होता है, मतलब कितने गुना होता है। तो मैंने ये पहले से ही आपके लिए बना लिया है। मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ABCD, और एक उसी समांतर चतुर्भुज समान आधार पर जो एक त्रिभुज बनाया है वो है EDC। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है त्रिभुज EDC का, वो समान आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। तो 1/2 इंटू क्षेत्रफल किसका, समांतर चतुर्भुज ABCD का, मतलब क्या होगा, आधा। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर बन जाएगा वो बनेगा 48वें का ऑप्शन नंबर C, मतलब आधा, ये वाला C आधा। ठीक है, तो दोस्तों अगला 49वें नंबर का क्वेश्चन है। कक्षा 21 से लेके 25 की बारंबारता घनत्व कितना है। तो हम इस ग्रुप में देखते हैं, इस वाले वर्ग में 0 से 5 का बारंबारता 8 है, 6 से 10 का बारंबारता 12 है, 11 से 15 की बारंबारता 15, 16 से 20 की बारंबारता 20 और 21 से 25 की बारंबारता 20। तो हम देखेंगे कि 21 से 25 की जो बारंबारता है वो 20 है। ठीक है, तो अगर हम बारंबारता घनत्व निकालेंगे, बारंबारता घनत्व, तो उसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है बारंबारता बट्टे वर्ग लंबाई, वर्ग चौड़ाई। मैं इसको एक बार इंग्लिश में लिख देता हूँ। बारंबारता घनत्व को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और बारंबारता को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और वर्ग चौड़ाई को यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लास विड्थ। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर 0 से 5 और ये 5 से 10, तो इसका मतलब 6 से 10, इसका मतलब ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो क्योंकि 1 का गैप है हर एक में, देखो यहाँ 10 पे ख़त्म हुआ, 11 से शुरू हुआ, तो 1 का गैप है। तो हम इसके 1 को आधे से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आधा। तो आधा, जैसे 21 से 25 है, तो इसमें से आधा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 20। मैं पहले माइनस करके बताता हूँ। 0.5 इधर माइनस करेंगे, लोअर साइड में माइनस करते हैं, और जो हायर साइड में उसमें आधा प्लस करेंगे। तो हमारी जो नई वो बनेगी 20.5, और यहाँ पर हो जाएगा 25.5। अगर आप इसकी अब वर्ग चौड़ाई देखें, वर्ग चौड़ाई, तो हो जाएगा 25.5 में से 20.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ से अब आराम से अपना बारंबारता घनत्व निकालेंगे। यहीं पर निकालता हूँ। बारंबारता दे रखी है 20, और उसको जब वर्ग चौड़ाई जो है हमारी वो 5 आई है, इससे जब भाग दे देंगे 5 का इसमें, तो ये जाएगा 4 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 49वें नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। तो दोस्तों 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है, तो आप इसको याद रख लेंगे। ये एक आवृत्ति आरेख होता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ऑप्शन नंबर C। इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हिस्टोग्राम एक प्रकार का आवृत्ति आरेख होता है। तो यहीं पे हमारे जो यूपी लेखपाल के 25 क्वेश्चन दे रखे थे, आए थे, वो सब खत्म हो जाते हैं दोनों वीडियो में। आप लोगों को अगर किसी भी दोनों वीडियो में से किसी भी वीडियो में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और क्वेरी पर कमेंट करो। जय हिंद, धन्यवाद।